प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा आपके समक्ष ई कंटेंट के रूप में उपस्थित हूँ। आज हम पूर्व में रीतिकाल के कवि, आचार्य और उनकी रचनाओं इनके बारे में विस्तृत परिचय हमने प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में आज हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों और रीतिकालीन साहित्य की हिंदी साहित्य को देन इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। रीति का सामान्य अर्थ विधि, प्रणाली, परिपाटी होता है, किंतु साहित्य शास्त्र में इसका प्रयोग विभिन्न अंगों में हुआ है। आचार्य वामन ने रीतिरात्मक काव्य कहा है। इसे एक विशेष रचना पद्धति से संबंधित उन्होंने किया है जो बहुत ही व्यापक अर्थ लिए हुए है। इसके अंतर्गत रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सभी रचना पद्धति संबंधी सिद्धांतों, नियमों को स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसे इसी व्यापक अर्थ में स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र एवं विश्वनाथ प्रसाद ने इसे काव्य रीति का संक्षिप्त रूप बताया है। वर्तमान में रीति शब्द केवल हिंदी के मध्यकालीन साहित्य की उस परंपरा विशेष के लिए रूढ़ हो गया है जो आचार्य शुक्ल के मतानुसार संवत 1700 में चिंतामणि त्रिपाठी से प्रारंभ होकर संवत 1900 के अंत तक आज अजरस रूप में चलती रही तथा जिसमें लक्षणों एवं उनके उदाहरणों के रूप में काव्य रचना की गई। रीतिकाल का साहित्य हिंदी साहित्य में नवीन प्रकार का साहित्य है। आदिकाल का सम्मिश्रण एवं भक्तिकाल की पारलौकिकता यहाँ दिखाई नहीं देती। वास्तव में हिंदी वाङ्मय के इतिहास में रीतिकालीन कवि ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया। इस काल की कविता अपना साध्य रूप थी। इस काल के साहित्य में ऐहिकता मूलक सरस कवित्व है। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई। उस समय के राजदरबारी कवि ने स्वांत सुखाय की रचना की। आशा नहीं की जा सकती। प्रदर्शन प्रवृत्ति प्रधान युग का कवि स्वामी मन के अनुसार ही रचना करता था और उन्होंने संकीर्ण वासनात्मक लहरियों में आखंड डूबकर अपने स्वामी को रिझाने के लिए साहित्य में वासना का स्थान प्रदान किया। भाव सौंदर्य की अपेक्षा रूप सौंदर्य को उन्होंने महत्व दिया। ऐसे रंगीन चश्मा लगाए जिसमें केवल नारी का शरीर ही उनको दिखाई देता था, उसकी आत्मा नहीं। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली है श्रृंगारिकता। जैसा कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल भी कहा जाता है, उसी के अनुरूप रीतिकालीन साहित्य की एक प्रवृत्ति जिसका नाम श्रृंगारिकता है। रीतिकाल की प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रीतिकाल की पहली प्रवृत्ति है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाल में सर्वत्र प्रचुरता के साथ दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में यही उनका मुख्य प्रतिपाद्य था। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इस रस का इतना अधिक विस्तार साहित्य में हुआ है कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए हैं। विप्रलंब या वियोग श्रृंगार हेतु देव की पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। शासन ही में समीर गयो और आसन ही सब नीर गयो ढर, तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तनु की तनुता कर। इस काल का काव्य चाहे नीति, भक्ति, ज्ञान, लोक व्यवहार हो, श्रृंगारिकता के रंग में रंगा था।
डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, सांचा चाहे गैया भी चरा रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। बिहारी, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाही परे श्याम हरित दुति होए। इस प्रकार से श्रृंगारिकता की जो भावना है वो रीतिकाल के सभी कवियों में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता है अलंकारिकता। उक्ति चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना इस युग के कवियों का लक्ष्य और सफलता का मापदंड माना गया है या बन गया है। तत्कालीन राजदरबारी वातावरण एवं जनसाधारण की ऐसी ही मनोवृत्ति ने कवि को अपने काव्य को भड़कीले रंगों में रंगने के लिए विवश कर दिया। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना कवि को सम्मान मिलना उस समय कठिन था। इसलिए अलंकारिकता इस युग में खूब फली फूली, यहाँ तक कि अलंकार साधन से साध्य बन गए और सौंदर्य दृष्टि के स्थान पर काव्य सौंदर्य के विधाता बन गए या विधायक बन गए। केशव के काव्य में ऊहात्मकता का प्रयोग इसके उदाहरण है। केशव ने तो रामचंद्र को उल्लू की उपमा दे दी, वहीं आचार्य शुक्ल ने बिहारी की नायिका को घड़ी के पेंडुलम की उपमा दी है। तीसरी विशेषता है भक्ति और नीति। रीतिकाल के लगभग प्रत्येक कवि ने भक्ति नीति पर लेखनी चलाई है, किंतु उनकी इस भक्ति को देखकर, उन्हें भक्त या नीतिगत भावों को देखकर राजनीति निष्णात नहीं कहा जा सकता। इस बात का स्पष्ट संकेत ये पंक्तियां करती हैं। रीजी है सुकवि जो तो जानो का कविताई है, ने तो राध का कन्हाए सुमरन को बहानो है। पुनः इस पंक्ति को मैं आपके सामने दोहराता हूँ। रीजी है सुकवि जो तो जानो कविताई, ने तो राध का कन्हाई सुमरन को बहानो है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का ही अंग था। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन दे रहा था, पर इसके साथ ही पूर्ववर्ती युग के प्रभाव स्वरूप शुद्ध भक्ति की रचनाएं भी वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य एवं ललित संप्रदाय के कवि संतों ने रीतिकालीन काव्य के समय भी या रीतिकालीन साहित्य के समय भी की हैं। नंबर 4, काव्य रूप। रीति काव्य की सृष्टि का उद्देश्य उस युग के राजाओं और रईसों की रसिकता की वृत्ति को संतुष्ट करना था। वह सर्वत्र राजदरबारी वातावरण से घिरा हुआ था रीतिकालीन कवि। ऐसी स्थिति में चमत्कार उत्पादनार्थ तथा वाई प्राप्ति के लिए उसके प्रत्येक मुक्तक काव्य शैली अधिक अनुकूल पड़ी। अर्थात मुक्तक काव्य शैली में उन्होंने रचना की। वह समय प्रबंध काव्य निर्माण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। संस्कृत साहित्य के कवि अमरुक के एक मुक्तक पद्य को शत प्रबंध काव्यों की क्षमता रखने वाला कहा गया है। हिंदी के विद्यापति सूरदास घनानंद ने मुक्तक पद्यों के संबंध में भी उक्त तथ्य पूर्णतः चरितार्थ होता है। नंबर 5, ब्रजभाषा की प्रधानता। प्रकृति से मधुर एवं कोमल रसों की सुंदर अभिव्यक्ति की अपार क्षमता वाली ब्रजभाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी भाषा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वे कहते हैं, भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बढ़ती है। ऐसी रंगोज्वल शब्दावली अन्यत्र दुर्बल है। रसखान, घनानंद
एवं बिहारी आदि कवियों को छोड़कर अन्य कवियों ने भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया है। धन्यवाद। आगे और जो रीतिकाल की विशेषताएं हैं उनको हम कल की कक्षा में बताएंगे और साथ ही साथ रीतिकालीन साहित्य की हिंदी साहित्य को देन, इन दोनों चीज़ों को हम कल की कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।